नमस्कार, प्रणाम, आदाब। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से आज विद्यार्थी शाला में प्रत्यक्ष अध्ययन अनुभव लेने से वंचित हैं। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ने एक सराहनीय कदम उठाया, जिससे हमारा कोई भी विद्यार्थी शिक्षा से वंचित न रहे। और इस श्रृंखला के अंतर्गत हम अपने विषय के रोचक घटक लेकर, रोचक वीडियोस लेकर आपके सामने उपस्थित रहेंगे। और इसी के अंतर्गत मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे आप सभी को वर्चुअल स्टूडियो क्लास में आमंत्रित करती हूँ अपने एक नए विषय के साथ, नए घटक के साथ। तो चलें अपने विषय के संग। कक्षा 9वीं भूगोल, कक्षा 9वीं पाठ 10 नगरीयकरण। गांव शब्द सुनते ही हमारे सामने ऐसे कुछ दृश्य आते हैं। कुएं से पानी भरते हुए लोग, गांव की महिलाएं जंगलों की तरफ सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए जाती हुई, या खेतों में काम करती हुई महिलाएं। इस तरह के मकान, घास फूस से बने मकान, छोटी सी स्कूल और स्कूल के प्रांगण में खेलते हुए कुछ बच्चे, या कहीं पर हरी भरी खेती। तो ये है हमारी कल्पना की दुनिया में बसा हुआ पहले वाला गांव। लेकिन आज कुछ बदलाव सा नजर आता है। क्या बदलाव हुआ है, चलिए देखते हैं। यदि हम आज के आधुनिक गांवों की या विकसित गांवों की बात करें तो हमें कुछ परिवर्तन नजर आते हैं। कौन से परिवर्तन हैं? तो जैसे हम ये दक्षिण भारत का एक गांव देख रहे हैं और यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि छतों पर डिश लगे हुए, डिश एंटीना लगा हुआ है। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है। सड़कें पक्की हो चुकी हैं। स्कूल के रूप में भी बदलाव है, प्रारूप में बदलाव है। नई शिक्षण पद्धति ने प्रवेश कर लिया है। कुछ घरों के संरचना भी बदल चुकी है और गांव जो हैं वह पक्की सड़कों से जुड़ गए हैं। कुछ नए कारखाने शायद आसपास में कहीं बन चुके हैं। स्वास्थ्य केंद्र बन चुका है गांव में। तो पुरातन गांव से ये थोड़ा सा आधुनिक गांव। हम सब जानते हैं कृषि भारत का प्रमुख व्यवसाय है और इस दृष्टि से हम विचार करें तो कृषि के पूरक व्यवसाय हमारे गांव में प्राचीन समय से किए जाते हैं। जैसे लोहार, कृषि के काम में आने वाले औजार, हल आदि बनाने के लिए जो लोहे का काम करने वाले लोग, लोहार। ये नार, मोट, पुराने समय में खेती में इनका उपयोग होता था, तो ये बनाने वाले चर्मकार। बढ़ई, कारपेंटर। पशुपालन का व्यवसाय। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये पूरक व्यवसाय हमारे गांव में हमेशा से होते रहे हैं। घानी से तेल निकालना, तो इस तरह के ये कृषि पूरक व्यवसाय थे, कृषि के साथ साथ चलने वाले व्यवसाय थे। आजकल क्या बदलाव हुआ है कि आजकल विविध उद्योग व्यवसाय ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू हो रहे हैं। कारखाने शुरू हो रहे हैं, मिल बन रही हैं, ऊर्जा प्रकल्प लगाए जा रहे हैं। तो इस तरह बहुउद्देशीय प्रकल्प या परियोजनाएं लागू की जा रही हैं और इन सब के कारण जो है गांव में लोग अधिक आने लगे हैं। अब इसमें हमने एक शब्द देखा, बहुउद्देशीय परियोजना या प्रकल्प। तो बहुउद्देशीय परियोजना क्या होती है? बहुउद्देशीय परियोजना वह है जो एक साथ कई उद्देश्यों को पूरा करती है ना। यहाँ लिखा है बहुउद्देशीय। जैसे एक नदी पर बनाया गया बांध अक्सर एक समय में एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति करता है। नदियों की घाटियों पर बड़े बड़े बांध बनाकर ऊर्जा, सिंचाई, पर्यटन स्थलों की सुविधाएं विकसित की जाती हैं। इसलिए इन्हें बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। नदी घाटी परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य होता है
किसी नदी घाटी के अंतर्गत जल और थल का मानव हितार्थ पूर्ण उपयोग। ये जल विद्युत ऊर्जा प्राप्ति का प्रमुख साधन है। इस ऊर्जा का उपयोग घरेलू और औद्योगिक कार्यों में होता है और जल उपलब्धता के कारण जल की कमी वाले क्षेत्रों में फसलें उगाई जा सकती हैं। तो इस तरह से इन बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो हैं हमारे गांव में आजकल लागू की जा रही हैं। और इसके कारण क्या होता है, स्थानीय तथा आसपास के प्रदेश के लोग विभिन्न कार्यों के लिए गांव में आने लगते हैं, चाहे वो ऊर्जा प्रकल्प हो, बहुउद्देशीय प्रकल्प हो, कारखाने हो। तो इनके वजह से इसमें रोजगार उत्पन्न होता है और रोजगार के लिए आसपास के लोग यहाँ पर आने लगते हैं। इससे क्या होता है, गांव की जनसंख्या में वृद्धि होती है। अब जो लोग आए हैं बाहर से, इन लोगों को विविध सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अन्य सेवा व्यवसाय विकसित होते हैं, जैसे खान पान का व्यवसाय। अब जो बाहर से लोग आए हैं तो उनका तो अपना घर अभी तक यहाँ रहता नहीं है, तो उनके खाने पीने की सुविधा कैसे हो, तो खान पान सुविधा यानी होटल बढ़ने लगते हैं, भोजनालय, उपहार गृह, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ने लगती हैं, अस्पतालों में वृद्धि होती है, मनोरंजन में वृद्धि होती है और परिणाम स्वरूप गांव का विस्तार बढ़ने लगता है और पूरे गांव का रूप ही बदल जाता है। ग्राम पंचायत के बदले हम वहां देखते हैं कि वहां नगर पालिका है, उसका उदय होने लगता है। क्यों? सार्वजनिक सेवाओं की पूर्ति के लिए। अब ग्राम पंचायत जो होती है वो गांव के स्तर पर होती है, नगर पालिका नगर के स्तर पर होती है। इनका अध्ययन हमने कक्षा 6वीं में किया है, कक्षा 7वीं में भी किया है। नागरिकों को विविध मूलभूत सार्वजनिक सेवाएं देने का कार्य इन संस्थाओं को करना पड़ता है। कौन सी संस्थाओं को? नगर पालिका की संस्था या नगर परिषद जो है, ये मूलभूत सार्वजनिक सुविधाएं जैसे पेयजल की सुविधा, पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराना, सड़कों की उपलब्धता, यातायात, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिसे हम कहते हैं, गंदे पानी के निकास की व्यवस्था, गंदे पानी का निकासन कैसे किया जाए इसकी व्यवस्था करना, सड़कों पर बिजली आदि की व्यवस्था, ये सब जो व्यवस्थाएं हैं ये नगर पालिका करती हैं। इसके अतिरिक्त मनोरंजन के साधन, पर्यटन स्थल, दर्शनीय स्थल, बाग बगीचे आदि सुविधाओं को भी विकसित किया जाता है नगर पालिका या नगर परिषद जैसी संस्थाओं द्वारा। और इसका परिणाम होता है कि गांव का रूपांतरण नगरों में होने लगता है, शहर में हो जाता है। गांव का रूपांतरण किस में हो गया? शहर में हो गया। भारतीय जनगणना आयोग की ओर से नगरों के संदर्भ में 1961 में निम्न मानदंड निश्चित किए गए हैं, कुछ निकष बनाए गए हैं, पैरामीटर्स जिसे हम कहते हैं। क्या कि इतना इन मानदंडों पर यदि खरे उतरे तो इस स्थान को नगर कहा जाएगा। जैसे जिस बस्ती में या गांव में काम करने वाले 75% पुरुष कृषि के अलावा अन्य व्यवसाय करते हैं, ऐसी बस्ती को नगरीय बस्ती समझा जाना चाहिए। बस्ती की जनसंख्या 5000 से अधिक हो। बस्ती की जनसंख्या का घनत्व दर कम से कम 400 वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। जब कोई जगह, कोई स्थान इन मानकों पर खरा उतरता है तो उसे हम नगर कहते हैं। इस तालिका में हम देखें जो सांख्यिकी जानकारी यहाँ दी गई है तो उसके आधार पर हमें क्या जानकारी मिलती है कि 1961 में नगरीय जनसंख्या वृद्धि 17.79% और नगरीय बस्तियों की संख्या थी 2270। यदि 1971 में हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि नगरीय जनसंख्या में वृद्धि कितने प्रतिशत हुई है? 19.91%। और नगरीय बस्तियों की संख्या कितनी है? 3576। 1981 में यह प्रतिशत जो है बढ़ के 23.34 हो गया है
और नगरीय बस्तियों की संख्या थोड़ी घट गई है और ये हो गई है 3,245। 1991 में हम देखते हैं कि यह जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत है 25.72 और नगरीय बस्तियों की संख्या जो है ये बढ़कर 3,605। 2001 आते आते यह जनसंख्या वृद्धि का जो प्रतिशत था ये हो गया है 28.06 और नगरीय बस्तियों की संख्या में इजाफा हुआ है 5,161 बस्तियां हो गई हैं। 2011 में हम देखते हैं कि यह नगरीय जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत है 37.07 और नगरीय बस्तियों की संख्या बढ़कर हो गई है 7,935। तो इससे क्या समझ में आता है? इससे हमें ये समझ में आता है कि 1961 से हम देखें तो 1961 से लेकर 2011 तक नगरीय बस्तियों की जनसंख्या में लगातार वृद्धि होती गई है। 1961 से लेकर 1981 के बीच में यदि हम देखें तो 1961 में यह जनसंख्या प्रतिशत कितना था 17.79 और 1981 में हो गया है 23.34। तो कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? लगभग 5.5% वृद्धि हुई। 23 है और 17 तो दोनों में अंतर कितना है? लगभग 5.5% का। लेकिन 1981 से यदि हम 2011 तक देखें तो कितनी वृद्धि हुई? 1981 में ये प्रतिशत है 23.34 और 2011 में हो गया है 37.07। तो इन दोनों में कितना अंतर हो गया? अंतर हो गया 13.73 और यह 13.73% की वृद्धि हुई है। तो इसका अर्थ है कि भारत में नगरीय जनसंख्या की जो है वो तीव्र गति से उसमें बढ़ोतरी हो रही है। और यह नगरीकरण क्यों हो रहा है? इसके बहुत सारे कारण हैं। तो पहले हम इसको एक ग्राफ में देखते हैं। अभी हमने जो तालिका देखी, आइए उसका आलेख देखते हैं, प्रतिशत रेखा लेख। यह है एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष और वाई एक्सिस, वाई अक्ष। वाई एक्सिस पे हमने लिया है परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, दैट इज नगरीय जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत, और एक्स एक्सिस पे लिया है हमने वर्ष। अब यह देख रहे हैं 5%, 10%, 15%, 20%, इसी तरह 5 के अंतराल में हमने क्रमशः हम 40% तक का आंकड़ा हमने यहाँ लिया है। और वर्ष है 1961, 1971, 1981, यानी 10 वर्ष का, प्रत्येक 10 वर्ष का अंतराल है 1991, 2001, 2011। और आप सब जानते हैं कि जनसंख्या की जो काउंटिंग होती है वो प्रत्येक 10 वर्ष में होती है। पिछली बार जनसंख्या गणना 2011 में हुई थी। ये जनसंख्या गणना के वर्ष के अनुसार है ये। अब हम देखते हैं 1961 में नगरीय जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत कितना था? ये था 17.79%। 1971 में यह प्रतिशत बढ़कर हो गया 19.91%। 1981 में यह हुआ 23.34%। 1991 में हम देख रहे हैं यह प्रतिशत हो गया 25.72। 2001 में यह बढ़ते बढ़ते पहुंचा 28.06 और 2011 में हम देखें तो यह प्रतिशत हो गया 37.07। तो इस तरह यदि हम प्रत्येक 10 वर्ष के आंकड़े देखें तो इसमें कुछ न कुछ वृद्धि है। और 1961 से हम देखें, 1961 यानी ये, और 1981 तक 23.34, यानी 17.79 से 23.34 इतनी ही वृद्धि है। अर्थात 1961 से लेकर 1981 तक नगरीय जनसंख्या की वृद्धि साधारणतः 5.5% यानी 5.50 या 5.55% हम मान सकते हैं। लेकिन 1981 से हम देखें तो इस ग्राफ में लगातार वृद्धि तेजी से हुई है। जैसे 1981 में हम 23.34 तक थे, तो 1991 में ये नगरीय जनसंख्या की जो वृद्धि हुई है 25.72% हो गई।
2001 आते आते ये और इसमें वृद्धि हुई है 28.06 और 2011 में अचानक छलांग लगाते हुए ये वृद्धि हो गई 37.07। यानी 1981 से ही हम देखें तो इन 40 वर्षों में हम देखें तो ये जो वृद्धि है यह 13.73% तक पहुंच गई। यानी 1981 में 23.34 और यहाँ पे 37.07। तो इनके बीच में जो अंतर है वह है 13.73%। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, हमने देखा कि भारत में नगरीय जनसंख्या की जो वृद्धि है वो तेजी से हो रही है। अब हम देख रहे हैं ये किस तरह से बढ़ता हुआ क्रम दिखाई दे रहा है हमें, चढ़ता हुआ क्रम जिसे हम कहते हैं। तो अब हम देख रहे हैं 17.79 से 19.9, 23.34, 25.72, 28.06 और 37.07। तो ये जो वृद्धि है ये तेजी से हुई और ये नगरीयकरण जो इतनी तेजी से हुआ उसके बहुत सारे कारण हैं। उन कारणों का अध्ययन हम करेंगे अपने अगले वीडियो में। यहाँ तक इतना ही। यह वीडियो देखा, सुना और समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको पसंद आया है। इसे अधिकाधिक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। आपके सुझाव और आपके कमेंट्स नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपेक्षित हैं। कृपया हमें इनसे जरूर अवगत कराएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ, किसी नए घटक के साथ। तब तक धन्यवाद।